हेलो फ्रेंड्स। जो स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 6 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो हमारा कंटिन्यू था, उसमें हम आगे देखेंगे। तो इसके आगे वाले वीडियो में हमने प्रेरकत्व के बारे में देखा था। उसके दो प्रकार है, एक है अन्योन्य प्रेरकत्व और दूसरा है आत्म प्रेरकत्व। उसको स्व प्रेरकत्व भी बोलते हैं। तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में जो है, उसमें उसका बुक का जो टॉपिक नंबर है 6.9.1 अन्योन्य प्रेरकत्व। तो उसमें ये परिनालिका के उदाहरण द्वारा ये अन्योन्य प्रेरकत्व को हमें यहाँ समझाया गया है। तो चित्र 6.15 में दर्शाई गई दो लंबी सामाक्षिक कोअक्सियल परिनालिकाओं, उसको इंग्लिश में सोलेनॉइड बोलते हैं, तो जिनकी प्रत्येक की लंबाई L है। इन दोनों की लंबाई L है। एक बाहर वाली है और उसके अंदर एक छोटी वाली है। हम अतः परिनालिका S1 की त्रिज्या R1 तथा उसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N1 है। यह जो अंदर वाली है उसकी जो त्रिज्या कितनी है, S1 जितनी, और उसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, N1 जितनी। यह जितने भी फेरे हैं उसकी संख्या है N1। और बाह्य परिनालिका S2 के लिए संगत राशियाँ क्रमशः R2 तथा N2 है। N1 तथा N2 क्रमशः कुंडलियों S1 तथा S2 में फेरों की कुल संख्या है। N1 है वो जो अंतः परिनालिका की जो फेरों की संख्या है, और N2 है वो बाह्य परिनालिका के फेरों की संख्या है। ओके। जब S2 में धारा I2 प्रवाहित करते हैं, जो बाहर वाली जो बाह्य परिनालिका है उसमें धारा कितनी होगी प्रवाहित, I2 जितनी। तो S1 में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है। इसे φ1 से निर्देशित करते हैं हम। जो जब कुंडली में जब धारा बहती है तो उसमें से हमें क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। तो उसको यहाँ पे जो S2 जो कुंडली है, S2 जो परिनालिका है, उसमें जब धारा बहेंगी I2, तो S1 में जो उसका जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, तो इसको φ1 से हम दर्शाते हैं। तो φ1 में फेरों की संख्या कितनी है, N1 जितनी, N1 जितनी, और उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है कितना है, φ1 जितना। तो वो किसके बराबर होता है, तो जो दूसरी वाली जो कुंडली होती है, जिस यहाँ पे परिनालिका है, तो उसमें कितने धारा बहती है, I2 जितनी। तो यहाँ पे जो हमने प्रेरकत्व का जो समीकरण था क्या था, N1 φ1 is directly proportional to I2। ओके। लेकिन अब जो प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है वो निकाल देंगे, तो यहाँ पे ये जो आएगा M12, तो यहाँ पे M12 को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका S1 का परिनालिका S2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। क्योंकि ये एक परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण दूसरी परिनालिका में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, इसलिए इसको अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो इसे अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक भी कहते हैं। परिनालिका S2 में स्थापित विद्युत धारा I2 द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, μ0 N2 I2 जितना होगा। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा वो इसके आगे वाले जो अध्याय में आपने सीखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 N I जितना। लेकिन यहाँ पे S2 में होता है, इसलिए यहाँ पे N2 I2 होगा। तो N1 φ1 यहाँ पे I2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, N1 φ1 इज इक्वल टू N1L फाई R1 स्क्वायर μ0 N2 I2। तो μ0 N1
N2 पाई आर स्क्वायर L I2 जितना होगा। ओके, तो जहाँ N1L क्या है, परिनालिका S1 में कुल फेरों की संख्या है, और समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा हमें कि M12 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 पाई आर 1 स्क्वायर L जितना होगा। यहाँ M1 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। ओके, M12 की वैल्यू इतनी होगी। और चुंबकीय क्षेत्र μ0 N2 I2 को परिनालिका S2 को लंबाई तथा चौड़ाई में सर्वत्र एक समान माना जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो पूरी परिनालिका होती है, उसमें सर्वत्र एक समान होता है। यहाँ परिनालिका लंबी है, इसलिए L इज ग्रेटर देन R2 जितना है। ओके, अब विपरीत परिस्थिति में हम विचार करेंगे, तो इसमें क्या हो गया कि परिनालिका S1 से एक विद्युत धारा I1 प्रवाहित की जाती है तथा परिनालिका S2 से फ्लक्स बनता है। जब S1 में धारा प्रवाहित होगी तो वो कितनी होगी, I1 जितनी। उस दरमियान जो दूसरी वाली परिनालिका है उसमें कितना फ्लक्स होगा, phi2 जितना। S2 में जब फ्लक्स कितना होगा, N2 phi2 जितना, तो यहाँ पे क्या होगा, आत्मप्रेरकत्व M21 I1 जितना होगा। ओके, तो M21 को परिनालिका S2 का परिनालिका S1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं तथा N2 phi2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2L पाई आर स्क्वायर μ0 N1 I1। यहाँ पर N2L S2 में फेरों की कुल संख्या है। समीकरण 4 से हमें क्या मिलता है, तो M21 की वैल्यू क्या होगी, μ0 N1 N2 पाई आर 1 स्क्वायर L। ओके, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का उपयोग करके हमें मिलता है M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। ये M12 है और आगे क्या था, M12 और यहाँ M21, इन दोनों का जो मान है वो इक्वल है, इसलिए M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। ओके, तो यदि परिनालिका अंतः परिनालिका बाह्य परिनालिका से बहुत छोटी है, तब भी हम फ्लक्स ग्रंथिका N1 की गणना कर पाते, क्योंकि अंतः परिनालिका बाह्य परिनालिका के कारण प्रवाही ढंग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निमज्जित है। ओके, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स जो परिनालिका में है वो अंतः परिनालिका है, वो बाह्य परिनालिका के अंदर है, इसलिए जो बाह्य परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंतः परिनालिका में भी होगा, इसलिए N1 की गणना हम कर पाते हैं। तथापि जब बाह्य परिनालिका से आबद्ध फ्लक्स की गणना करना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि अंतः परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाह्य परिनालिका की लंबाई के आर पार परिवर्तित होता है। क्योंकि जब अंतः परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र हम स्थापित करते हैं तो वो बाह्य परिनालिका के संलग्न नहीं होता, इसलिए जब अंतः परिनालिका का जो चुंबकीय फ्लक्स N2 phi2 होगा, इसकी गणना हमें करनी मुश्किल होगी, इसलिए M21 की गणना भी अत्यंत कठिन होगी। ऐसी स्थितियों में M21 इज इक्वल टू M12 ऐसी समानता लाभदायी होती है। तो परिनालिकाओं के अंदर माध्यम वायु है, तो म्यू सापेक्ष चुंबकीयशीलता तथा माध्यम मौजूद होता है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा, M इज इक्वल टू, जब माध्यम क्या है, वायु है, तो μ0 N1 N2 पाई आर 1 स्क्वायर होगा। ओके, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुंडलियों, परिनालिकाओं आदि के युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व उनके पृथक्करण एवं साथ ही साथ उनके सापेक्ष दिक् विन्यास पर निर्भर है। तो ये था आत्म प्रेरकत्व का
अभ्यास। ओके, तो उसके बाद क्या आता है, स्वप्रेरकत्व। ये प्रेरकत्व का दूसरा प्रकार है। तो स्वप्रेरकत्व का जो टॉपिक नंबर है 6.9.2, तो उसमें क्या है कि पिछले उप परिच्छेद में हमने एक परिनालिका में बहने वाली धारा के कारण दूसरी परिनालिका में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स के बारे में देखा। तो किसी एकल वियुक्त कुंडली में भी उसी कुंडली में जब धारा परिवर्तित करने पर कुंडली में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित करना संभव है। तो इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जब कोई एक कुंडली में धारा बहती है तो उसी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। तो N∅B जिस कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसके जो फेरों की संख्या कितनी होगी, N जितनी। तो N∅B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ N∅B इज इक्वल टू क्या होगा, Li। तो यह समानुपातिक स्थिरांक क्या है, L है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसे कहते हैं। आत्मप्रेरकत्व में क्या था, M12 और M21। अब धारा परिवर्तित होती है तो कुंडली से संबंध फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। तो समीकरण 1 का उपयोग करके हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं E और उसको प्रेरित EMF भी बोलते हैं। तो E कितना होगा, -d∅। आगे हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, -d∅/dt, लेकिन यहाँ N∅ वाली कुंडली है इसलिए N∅B/dt। और यहाँ पे जो स्थिरांक क्या है, -L। तो यहाँ पे N∅ की जगह हम क्या लिखेंगे, -L/di/dt, क्योंकि L स्थिरांक है इसलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव ही कुंडली में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो सरल ज्यामितियों से किसी परिपथ के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना करना संभव है। आइए एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व की गणना करें, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A तथा लंबाई है L तथा इसी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है N। तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 Ni है। तो परिनालिका से संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा, तो N∅B NL μ0 Ni A जितना। तो μ0 N² ALI होगा। यहाँ पर NL फेरों की कुल संख्या है और स्वप्रेरकत्व क्या होगा, L = N∅/I। तो μ0 N² AL। यहाँ पे N∅ की वैल्यू कितनी होगी, μ0 N² AL जितनी। तो L = N∅/I। तो N∅ की वैल्यू है μ0 N² AL और नीचे IL कैंसिल होगा, II कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, L = μ0 N² AL जितना। तो यदि हम परिनालिका के अंतः धारा को μr आपेक्षिक चुंबकीयशीलता वाले पदार्थ में भर देंगे तब L कितना होगा, यहाँ जब μr μ0 N² AL जितना, μr भी हम लिखते हैं। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसकी ज्यामितीय संरचना तथा माध्यम के चुंबकीयशीलता पर निर्भर करता है। जो कुंडली की ज्यामितीय होती है तो उसकी संरचना और चुंबकीयशीलता पर जो स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल बैक EMF भी कहते हैं, क्योंकि यह परिपथ में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। क्योंकि माइनस हम लिखते हैं तो वो जो माइनस चिन्ह होता है वो क्या होता है, जो परिपथ में धारा परिवर्तित होती है उसका विरोध करता है।
N5 इज इक्वल टू जो माइनस Li हम लिखते हैं उससे ये पता चलता है। तो भौतिक दृष्टि से स्वप्रेरकत्व जड़त्व का कार्य करता है। यह यांत्रिकी में द्रव्यमान का तथा विद्युत चुंबकीय अनुरूप है। अतः धारा स्थापित करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल E के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो यह कहा गया है कि कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किसी परिपथ में किसी क्षण धारा I के लिए कार्य करने का दर कितना होगा? तो dw इज इक्वल टू dw अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस E इंटू आई। ओके, तो यदि हम प्रतिरोधक क्षयों को नगण्य मान ले तथा केवल प्रेरित प्रभाव पर ही विचार करें तो समीकरण 2 का उपयोग करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे dw अपॉन dt इज इक्वल टू Li di अपॉन dt। ओके, E की जगह हमने क्या लिखा? Li तथा धारा I स्थापित करने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? वो W इज इक्वल टू जो समाकलन में dw, तो वो 0 से I तक वो कार्य करेगा। तो dw का वैल्यू कितना होगा? Li और di। ओके, तो अतः धारा I स्थापित करने में आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? W इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे I की जगह di की जगह हमें I लिखना है। तो यहाँ पे कितना I होगा? 2 I होंगे। तो एक I यहाँ से और ये यहाँ से, इन दोनों का जो होगा वो I स्क्वायर होगा। यहाँ W की जगह हम U भी लिख सकते हैं। तो ऊर्जा कितनी होगी? U इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर जितनी। ओके, तो ये था स्वप्रेरकत्व का टॉपिक। ओके, अब हम आगे के लिए अगले वाली वीडियो में इसके बाद का टॉपिक देखेंगे।